नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, बहुत सारी न्यूज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, बहुत सारे डॉट हम इस वीडियो के अंदर कनेक्ट करेंगे। इसीलिए एक और एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार की मूवमेंट आ रही है, क्या हो सकता है, हर एक चीज़ के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो आई होप कि आप अच्छे से सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे। आपके जो भी इनपुट्स है मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में देखने हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का माहौल अभी चल रहा है बिल्कुल बच चुका है। महाराष्ट्र इलेक्शन का डेट्स आ चुके हैं, नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन होने वाले हैं। सो आचार संहिता अब शुरू हो जाएगी, बहुत सारे काम, सरकार की घोषणाएं, सरकार के फ्रीबीज आने शुरू हो चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट एक चीज समझ लीजिए कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है ओवरऑल इंडिया के अंदर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आप समझिए, इसमें होगा ये कि अगर महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब है और फाइनेंशियल कैपिटल है, सो दैट यहाँ पे जो भी होगा ओवरऑल मार्केट पे, ओवरऑल इंडिया के ऊपर इंपैक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। सो करंट गवर्नमेंट इलेक्शन जीतेगी हारेगी वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, राइट। सो पहली बात हम करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में क्या हुआ कि मेजरली एग्जिट पोल बोल रहे थे कि बीजेपी हार सकती है, विच इज अ रूलिंग पार्टी। मैं नाम जानबूझ के अभी कुछ पार्टियों के इसमें ले लूंगा। मेजरली कौन सी पार्टीज रहेंगी, एक तो बीजेपी और कांग्रेस, बाकी उनके साथ जो भी अलायंस है उसके बारे में मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करता, ना मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बट अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है। हरियाणा का हो चुका। हरियाणा में लग रहा था कि बीजेपी इजीली हार जाएगी, कांग्रेस जीतने वाली है, बट हुआ उसके उल्टा। सिंपली वहां पे कांग्रेस हार गई, बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीत गई। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र में भी सेम चीजें बोली जा रही थी, बट एज पर माय एनालिसिस में बताता हूँ ये कांटे की टक्कर होने वाली है। मे बी यहाँ पे बीजेपी इजीली जीत जाएगी तो भी मुझे कोई बहुत बड़ा ताज्जुब होने वाला नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लाई गई, लाड़की बहन योजना, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें करी गई यहाँ पे, ताकि हर एक कैटेगरी को, हर एक कास्ट को, हर एक जेंडर को टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे महामंडल यहाँ पे बांटे गए, बहुत सारी चीजें अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, उतना पैसा अपने पास है भी नहीं। अगर उतना हम बांटते रहेंगे तो एक साल के अंदर सारी तिजोरी खाली हो जाएगी, बहुत ज्यादा कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर बढ़ जाएगा, वाट लग जाएगी ओवरऑल अपने राज्य की। सो प्लीज अपना जो भी नेता हो, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, और मैंने ये बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि अपना जो भी नेता हो, अपनी जो भी पार्टी हो, सबको बोल के रख देना कि हमें फ्री बीज नहीं चाहिए। अब ये जो दे रहा है ना 1,000 2,000 5,000 या कुछ भी XYZ चीजें, ये अपना ही पैसा अपने में ही बांटा जा रहा है, राइट। और ये दोनों पार्टियां कर रही है। मतलब इन्होंने भी बोला है कि हम फ्री बीज बांटेंगे, इन्होंने भी बोला फ्री बीज बांटेंगे, कोई दूध का धुला बिल्कुल भी नहीं है। बट हमें उसको अपोज करना होगा, ये मेरा क्लियर स्टैंड है। सो यहाँ पे एक चीज अब हमें जाननी जरूरी है, किसका पकड़ा भारी होगा। क्योंकि रूलिंग पार्टी अभी जो है उन्होंने बहुत सारे फ्रीबीज बांटे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। सो जिस प्रकार से हरियाणा में जज्बात बदल दिए ना, पहले कांग्रेस आ रही थी, उनके सीटें बढ़ गई थी, क्लियरली मार्केट नीचे जा रहा था, और जैसे बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी, कंसिस्टेंटली अपना स्टॉक मार्केट ग्रो करने लगा। विच विल सेम थिंग हैपन इन द महाराष्ट्र इलेक्शन। एक्चुअली यहाँ पे एक मेजर चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे बीजेपी हारती है तो ऑलरेडी निफ्टी के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और उसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा विद इन 2-3 डेज। सो अगर बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव चीजें घटी तो मार्केट क्रैश होने के चांसेस है। क्रैश इन द सेंस, फिर से मैं बोल देता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा कुछ मार्केट पे हमला होगा, वाट लगेगी, खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल करेक्शन आता है, वैसे ही करेक्शन आएगा 1,000-1,500 पॉइंट का, और वही उतना ही सीमित रह सकता है। दैट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट अ रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो खराब आया है। अगर मैं मेरे सामने देख रहा हूँ आंकड़े तो आपको समझ में आ जाएगा, 5.49% का हाई लग चुका है, विच इज पुराने ओवरऑल, मतलब आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो हर महीने का तो आपको समझ में आ जाएगा कि 9 मंथ का इसने हाई लगा दिया है। एक्चुअली इन्फ्लेशन डाउन होना चाहिए, यूएस का इन्फ्लेशन डाउन हो चुका है, बट इंडिया का डाउन नहीं होगा। मैंने क्लियरली आपको बोला था, जितना फ्रीबीज बांटा जाएगा, जितना लोगों को खुला छोड़ा जाएगा, जितना ज्यादा आप पैसा मार्केट में अवेलेबल करके दोगे, विच इज इक्विवेलेंट टू फ्रीबीज, उतना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन हेवीली बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। और मेजरली फोकस मैंने 100 बार बोला है, फार्मर्स के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक आप फार्मर पे फोकस नहीं करते, अदरवाइज अगर आपको फार्मर पे फोकस नहीं करना है तो फोकस करो कि वो इंडेक्स से हटाया जाए। वेजिटेबल्स वगैरह जो भी है फूड, इंडेक्स से अगर हम हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच में चर्चाएं चल रही थी कि इंडेक्स से उसको हटा दो,
सिंपल है भाई साहब कि अगर अपना प्रोडक्शन फार्मर का बढ़ेगा नहीं तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं, सप्लाई बढ़ेगा नहीं तो रेट नीचे नहीं आ सकते। वेजिटेबल के रेट आग लग चुकी है, 36% की ग्रोथ है इन्फ्लेशन में। वेजिटेबल भाई साहब, सब्जियां जो खा रहे हो, इमेजिन करो 5 या 10 हज़ार का आपका खर्चा है, 10 हज़ार हर महीना स्पेंडिंग कर रहे हो, अब 36% की ग्रोथ मतलब समझ रहे हो आप, सीधा 3,600 रुपए का पर मंथ ग्रोथ हुआ। क्या करोगे 1,000-2,000 सरकार से लेके? कोई फायदा है? मतलब मैं जेन्युइनली बिल्कुल भी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो शिंदे साहब कर रहे हैं बढ़िया चल रहा है, बीजेपी वाले बढ़िया कर रहे हैं, कांग्रेस उनकी जगह पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है। बट सिंपल है कि भाई साहब अपना राज्य है, वो राज्य है, अपना देश है, उसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। अदरवाइज यही चक्कर में उलझे रहेंगे ना, मेरा नेता ही बढ़िया है, तो फंस जाएंगे। तो समझ जाना, सिंपल मैथ्स में बता रहा हूँ कि अगर मैं 10,000 स्पेंडिंग कर रहा हूँ और सीधा 36% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 3,600 रुपए जेब से मुझे और डालने होंगे अगले महीने में, जो मैं पिछले महीने में स्पेंड कर रहा था। जो मैं 10,000 में जी रहा था, अब मुझे 13,500-14,000 रुपए का स्पेंडिंग करना पड़ेगा। भले ही मुझे गवर्नमेंट से मिल रहा है 1,000-2,000 रुपए, फिर भी 2,000 जेब से डालने पड़ रहे हैं ना। सो फायदा क्या हुआ वो कमा के? सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इलेक्शन हो जाएगा, खत्म होगा, इन्फ्लेशन हाथ में नहीं रहेगा। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट था और मल्टीपल टाइम्स मैंने बोला था, प्लीज एक बार याद करके रख देना। ग्लोबली इन्फ्लेशन पे कितना भी कंट्रोल आए, बट इंडिया में करंटली नहीं आएगा जब तक ये इलेक्शन का माहौल खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा उड़ाया जा रहा है। अब होगा ये, पार्टियां चलेगी, होटल्स पे स्पेंडिंग बढ़ेगा, बाहर लोग खाने जाएंगे, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर ज्यादा स्पेंडिंग होगा। आपको लग रहा होगा भाई साहब कितना खाएंगे लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ लाखों करोड़ स्पेंड किए जाते हैं इलेक्शन के अंदर। कोई बोल रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ जो भी लिमिट सेट करके दिया इतना ही खर्च करते होंगे। आप बहुत बड़े वहम में हो। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि बहुत तगड़े अमाउंट स्पेंड करी जाती है और दैट इज इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम करती है। सीरियल्स का 6.8% की ग्रोथ है, एग्स का 6.3%, पल्सेस में 9.8%, तो फ्रूट्स में 7.7%। 10,000 स्पेंड कर रहे हो तो एडिशनल आपको 700-800 रुपए स्पेंड करने होंगे सेम प्रोडक्ट के लिए। सो एक चीज याद रखना, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये मैटर करता है। आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है जो मैंने बोला, 10,000 का स्पेंडिंग सीधा 14,000 हो रहा है। अगर मैंने एफडी कर ली है, 6-7% रिटर्न मिल रहे हैं, विच इज सफिशिएंट फॉर यू? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी ग्रोथ 10,000 के होने वाले हैं 11,000 मैक्सिमम, 10% रिटर्न मिला तो भी, बट मेरा खर्चा बढ़ने वाला है सीधा 13,500-14,000 जा रहा है। सो मेरा पैसा भी उसी स्पीड से बढ़ना चाहिए जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। बट और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, महंगाई यहां तक बढ़ी तो मेरा पैसा यहां तक बढ़ना चाहिए, विच इज हाइयर देन इन्फ्लेशन। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता तो आप गरीब ही रहोगे लॉन्गर रन में। हाँ, नो डाउट 1 साल 2 साल में कुछ इधर उधर हुआ, बात हम मान रहे हैं, बट इन एन एवरेज मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया तो आपका पैसा फेल है। ये क्लियरली याद रखना, इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जिसमें जो भी हेल्प चाहिए हम कर सकते हैं, सेफर प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में कितना जाना है, म्यूचुअल में कितना जाना है, लाइफ में कितना जाना है, गारंटी रिटर्न वाले प्रोडक्ट में कितना जाना है, लाइफ और हेल्थ को कवर करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें एक साथ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पोर्टल पे आओ सिर्फ म्यूचुअल फंड बाय करो छोड़ दो या स्टॉक बाय करो छोड़ दो, बिल्कुल भी गलत चीज है। अगर हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, आपके लिए सर्विसेज बनाई है, तो प्रॉपर प्लान कर देना ना। सिंपल है, आपका इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, गोल क्या रख रहे हो, कब तक रख रहे हो, कहां तक आपको पहुंचना है, मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, लाइफस्टाइल अभी है उसको किस तरीके से आपको चेंज करना है, स्पेंडिंग आपका उस वक्त कितना होगा, उसके हिसाब से आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना होगा और ये प्रॉपर प्लान बना के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना होगा, तभी तो आपके गोल कवर हो जाएंगे। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपको चीजें बतानी है और हमसे प्लान करवा के लेना है। इसीलिए कॉल करना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके काम शुरू कर सकते हो। बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट में अगर आप बात करो तो मेजर एक सेक्टर में क्रैश आता हुआ नजर आ रहा है, वेयर टेक्नोलॉजी एंड चिप स्टॉक्स। क्योंकि ये शार्पली फॉल होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। यूरोपियन सेमीकंडक्टर जायंट जिसका नाम है ASML होल्डिंग्स ने अपने फ्यूचर गाइडलाइंस जो है ना वो कट कर दिए हैं। अब उनका मानना यह है कि उनका अभी का जो 5.49 बिलियन यूरोज, उसके अगेंस्ट सीधा ये 2.6 बिलियन यूरोज के बुकिंग्स उनके पास है।
इसका मतलब सिंपल है, इतना ज़्यादा डाउनग्रेड करना खुद के आउटलुक को, इसका मतलब सिंपल है कि ओवरऑल सेक्टर में डेंट आ सकता है। दैट्स वाई आपको निफ्टी आईटी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, उनका भी आईटी सेक्टर क्रैश हो रहा है, सेम हमारे यहाँ भी आईटी सेक्टर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। एज पर माई एनालिसिस आई डोंट थिंक सो कि सेमीकंडक्टर का और हमारे आईटी सेक्टर का बहुत कोई ज्यादा गहरा रिश्ता है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे आईटी सेक्टर को कर पाएगा। जो भी आईटी सेक्टर अपना नीचे आएगा, फिर रिजल्ट का माहौल है और एक दो रिजल्ट लग जाएंगे, फिर भाई साहब ये रॉकेट बनने के लिए रेडी है। बिकॉज आईटी सेक्टर आई डोंट थिंक सो कि अपना अब पीछे हट सकता है, क्योंकि वहां पे स्पेंडिंग पावर लोगों की बढ़ चुकी है, कंपनीज की स्पेंडिंग पावर बढ़ चुकी है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव उनका ग्रो हो चुका है, उनको लग रहा है कि नाउ वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन आवर टेक्नोलॉजी। बिकॉज होता सिंपल यह है कि जब भी आपकी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, देन दे यूज टू थिंक कि अपना जो स्पेंडिंग आईटी पे है, नई चीजें एड ऑन करने पे है, वो थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। बात करते हैं रिचमी की, हमारा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है या और हम इंप्रूव करते रहते हैं, नई नई चीजें लाते रहते हैं। हम दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद रिचमी का 2.0 लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा आईटी का प्रोस्पेक्टिव और कुछ चीजें इनसाइट्स में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से ये चीजें वर्क होती है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस प्रकार से एनालाइज करके आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं 2.0 रिचमी का लॉन्च कर रहा हूं, तो हर एक चीज मेरे इन हाउस नहीं बनती। हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें हम बनाएंगे बैकएंड में, फ्रंट एंड में, फिर कुछ कोर्स बाहर से हम ले लेंगे, कुछ गेटवेज बाहर से ले लेंगे, कुछ चीजें हमें चाहिए जो बनाया बनाया प्रोडक्ट किसी का हो सकता है, उसको हम पे करेंगे, उसके कोर्स हम बनाए ले लेंगे। बिकॉज उसको बनाने के लिए सपोज 1 करोड़ कॉस्टिंग आई है, राइट? तो 1 करोड़ कॉस्टिंग आ चुकी है, तो वो क्या करेगा, 100 लोगों को बेचेगा 2-2 लाख में, तो उसको मिलेंगे कितने, 2 करोड़ मिलेंगे, प्रॉफिट कमा लिया उसने। बट मुझे भी अगर उसको इन हाउस बनाना था, तो उसको मुझे सीधा 1-1.5 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, 50 लाख तो करना ही पड़ेगा। वही सेम चीज मुझे 2-3 लाख में मिल गई, मैंने वो ले ली। इस प्रकार से काम होता है। और होता यह है कि कुछ कॉस्मेटिक चीजें होती है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। देखो, ऐप का एक्सपीरियंस कैसा है, लगता कैसे है, किस प्रकार से दिखना चाहिए, फास्ट थोड़ा होना चाहिए, सीमलेसली उसका सब चीज़ों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। बैकएंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा डेटा आप भरते जाओगे, बहुत सारी चीज़ें जितनी ट्रांजैक्ट आप करते जाओगे, उतना ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है, उसको सर्वर मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहता, सो दैट समझ जाना कि एक प्रोडक्ट तगड़े लेवल का बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का इनपुट, मतलब बहुत सारी कंपनियों का इनपुट और उनका इन्वेस्टमेंट, साथ ही उनके कोर्स लगते हैं। अब मुझे अगर कॉस्मेटिक चीज़ों पे स्पेंड करना है, विच इज इंडिकेटिंग कि मेरे पास फंड्स आ रहे हैं, जिस वक्त इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, तो कॉस्मेटिक चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता है, एड ऑन चीजों पे खर्चा नहीं किया जाता है। जो भी है उसको ठीक ठाक मेंटेन रखना है, नए खर्चे नहीं करने। यही होता है मंदी के माहौल में। बट अभी फिलहाल हम बात करें ना, तो बिल्कुल भी मंदी का माहौल नहीं है। अमेरिका ग्रो करेगी, ओवरऑल बड़े बड़े जाइंट्स ग्रो करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स वाई आईटी सेक्टर में कुछ मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा आपकी कमेंट आते हैं, कोचिन शिपयार्ड के बारे में और मासगांव डॉक के बारे में, या बाकी अदर स्टॉक के बारे में भी। जहां पे हम बात करते हैं पहले कोचिन शिपयार्ड के बारे में। कोचिन शिपयार्ड और ज्यादा क्रैश हो सकता है, पर जिसको फंडामेंटली विश्वास है वो एक कैटेगरी अलग हो सकती है, बट जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनकी कैटेगरी एक अलग हो सकती है, थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है। सो आपने जिस पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम होराइजन क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, राइट? अब हुआ यह है कि ये मुझे लगता है और ज्यादा नीचे आ सकता है नेक्स्ट लेवल तक। अब रीजन क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकती है? इजीली यहां से स्टॉक जो भी है ना, आज की बात करो तो 5% डाउन है। अब बात करते हैं कितना नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा। बीच में बोला जाता रहा था कि ये 70%, 60%, 80% क्रैश होंगे, ब्ला 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 सारी चीजें चल रही थी। अभी भी फिलहाल ये 50% डाउन है उसके हाई से। अब रीजन उसके पीछे बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ओएफएस लाया है। ओएफएस क्या है? ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, कुछ पैसा रेस करना चाहती है। गवर्नमेंट का सिंपल फंडा होता है, देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, कोई बिजनेस चला के हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, उसको रूल करके, रेगुलेट करके, उसको सुविधा देके हम पैसा कमाना चाहते हैं। लाइक आपसे टैक्स मांगेंगे, बाकी सारी चीजें आपसे मांगते रहेंगे, विच इज गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि हम अपने स्टेक कम कर देते हैं और 5% डाइल्यूट कर देते हैं और फंड रेज कर लेते हैं। सो यहां से जो गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि गवर्नमेंट का सोचना यह है, हम ओएफएस लाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1540 के ऊपर, 8% डिस्काउंट प्राइस ऑन द
मंडे क्लोजिंग, राइट। सो मंडे को जो भी प्राइस थी उससे 8% डिस्काउंट, इसका मतलब ये वही होता है कि 1540 पे ओएफएस ला रहे हैं। अगर किसी को ओएफएस में इंटरेस्ट है तो वो लोग वहां पे जाके इंस्टीट्यूशन, पहले इंस्टीट्यूशन को इन्होंने दे दिया है, पहले इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेंगे, बाद में रिटेल आ जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर 1540 को किसी को स्टॉक आप बेच रहे हो, इसका मतलब सिंपल है कि इजीली स्टॉक वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंड ये मैं गारंटी के साथ तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, बट ये हिस्ट्री है, प्रूवन रिकॉर्ड्स है। अगर आप कोई भी स्टॉक की बात करो, जब जब भी ओएफएस आए, ऑफर फॉर सेल आए, आपने बहुत सारे स्टॉक में देखा होगा। मतलब हमने बात करी थी बजाज में जब भी ओएफएस आए थे, या बाकी कोई भी स्टॉक में, टीसीएस में वगैरह आते हैं, इन्फोसिस में आते हैं, तो वही होता है कि स्टॉक उस प्राइस को चेस करने की कोशिश करता है। सो अप्रोक्सीमेटली साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप बात करो तो 1500 की साइकोलॉजिकल लेवल बैठ रही है, जहां तक ये इजीली टच करने की कोशिश कर सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज। माहौल चल रहा है रिजल्ट का, उसके ऊपर भी बात करते हैं, बट फिलहाल पहले मैं आपको कोचिन के बारे में और कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कोचिन के फंडामेंटल देखो तो अनसर्टन बिजनेस है, कांस्टेंट बिजनेस आपको नजर नहीं आएगा अगर आप उनके फंडामेंटल में जाओ तो। अब उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है ना, वो सडनली डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट आ जाती है, कभी कभार एडवांस में बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है। सो हर क्वार्टर में आपको सेम आंकड़े बिल्कुल नहीं नजर आएंगे, जो कि माझगांव डॉक में थोड़ा सस्टेनेबल नजर आता है। इसीलिए माझगांव डॉक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट कोचिन शिपयार्ड खुद को नहीं होल्ड कर पा रहा है, और उसी में ओएफएस आना, विच इज स्लाइटली निगेटिव थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए। जिसको बिजनेस के ऊपर विश्वास है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट लग चुका है, अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ प्लस इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जहां पे 1333 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और दोनों भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे हैं, फिर भी बैंकिंग में ग्रोथ नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट मैं डिस्कस करूंगा। फिर भी अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो 72.5 से सीधा 55 के आसपास, 54 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो याद रखना, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो हो चुका था। 25 रुपए हाई से नीचे आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अप्रोक्सीमेटली 35% की गिरावट अभी भी मार्केट में है। इतना होने के बावजूद इसका पी है 8.66, विच इज क्लियरली मुझे लगता है सस्ता। कोई भी टेंशन लेने वाली बात मुझे नहीं लगती है। दिक्कत यहाँ पे यह है कि कोई भी रेट कट अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। आरबीआई बार बार नई नई चीजें इंपोज कर रहा है, इनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, फिर से इनको सस्टेन करने के लिए, बहुत ज्यादा सर्वाइव करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो रहे हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में नजर आ रहे हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर लोन बुक आपका स्ट्रांग है, अगर आपका सेल स्ट्रांग है, अगर आपके लोन अच्छे जा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि आपको 100 रुपए कमाने हैं ना, तो 1000 क्लाइंट से कमा रहे हो। एक काम करो, 1500 क्लाइंट बना लो। अगर इन्होंने बोल दिया है कि आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट पैसा बढ़ा लो, पैसा तो उतना आ ही रहा है घर में। सो ये सेम चीज बैंकिंग के साथ होने वाली है, मुझे क्लियरली लगता है। हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा लोगों का स्पेंड करना बनता है, इन्वेस्टमेंट करना बनता है, नए नए बिजनेसेस खोलना बनता है, और ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। अगर इनके लोन बुक निगेटिव में जाते हैं, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर निगेटिव में जाती, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निगेटिव में जाती, तो समझ जाना है क्लियरली कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी ठंडी रह सकती है। सो समझ जाना, जिसको भी लग रहा है कि इकोनॉमी अपनी अच्छी ग्रो नहीं कर सकती, वो बहुत बड़े सदमे में है। अभी भी लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर बैंकिंग अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में पैसा जा रहा है, मार्केट में पैसा जा रहा है तो इन्वेस्ट हो रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। सो सारी चीजें ट्रैक पे है। मैंने बार बार आपको बोला है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा इंडिया में इतनी आसानी से। फ्रीबीज बैठेंगे तो वाट लगने वाली है, और ज्यादा खराब इन्फ्लेशन रहेगा। बट हम अभी उससे यूज टू हो चुके हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा हायर साइड ही रहेगा, बट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि फुकट की चीजें बांट के, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, विच इज पॉजिटिव फॉर मी कि अपनी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। टाटा एलिक्सी की बात करते हैं, जिनका सेल 955 करोड़ का हो चुका है, जहां पे 229 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, विच इज स्लाइटली हायर देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें नजर आ रही है। बात करते हैं अगर टाटा एलिक्सी की ओवरऑल चार्ट की, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10,240-50 के आसपास, मतलब 10,250 के आसपास गया हुआ स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 7,380 के पास। तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे भी है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25 to 30% के आसपास नीचे आ चुका है। रिजल्ट ठीक ठाक है। मैंने इतना ज्यादा इसका डीप एनालिसिस अभी फिलहाल तो नहीं किया, बहुत बार मैंने टोटल ओवरऑल एनालिसिस करके स्टॉक के बारे में वीडियोस मैंने बनाए हैं, जाकर देखना है तो आप देख सकते हो। सीधा सर्च करना है यार कि मराठी संकेत या संकेत आवटे, आगे स्टॉक का नाम लिख देना, आपको वीडियोस वो देखने मिल जाएंगे।
केईआई इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। इनको हमने कुछ वीडियोस में कवर कर रखा है कि किस प्रकार से ये मल्टीपल काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मल्टीपल काम ये लोग करते हैं, दैट्स वाई इनका जो अर्निंग है वो अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है। मेनली ये केबल्स में काम करते हैं। केबल्स से हटकर अब मल्टीपल प्रोडक्ट में घुसने की कोशिश भी इनकी चल रही है, विच इज़ रियली अप्रिशिएबल। सो यहाँ पे 2280 करोड़ का नेट सेल है, जहाँ पे इनको 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। एक स्टेबल, सस्टेनेबल, ठीक ठाक ग्रोथ मान सकते हैं हम इसको। ऑलमोस्ट 25% से ये ग्रो कर रहे हैं, विच इज रियली ग्रेट थिंग और ठीक ठाक थिंग, क्योंकि 38,000 करोड़ वाली कंपनी अगर 25% से ग्रो कर रही है, विच इज फाइन। और ज़्यादा बेटर हो सकता है अगर हम इसको PE 62 दे रहे तो। मेरे हिसाब से थोड़ा अब ठंडा रहने की कोशिश ये करेगा, थोड़ा रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका PE एडजस्ट होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जो ग्रोथ फास्टेस्ट होने वाला था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो हो चुका है। यही सेम ग्रोथ मतलब 30, 40, 50% की ये कर पाएंगे, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। सो आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। विच इज ऑल अबाउट टाटा एलेक्सी, KEI इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बात करते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का प्लान वगैरह कर रहा है, ब्ला 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 चीजें चल रही है। मेरे हिसाब से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट इंडिया पे होने वाला नहीं है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक चीज सताने वाली हो सकती है, क्योंकि कनाडा में भी डॉलर ही चलता है, अमेरिका का ही वो भी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट आप बोल सकते हो उनको। बहुत सारे इंडियन वहाँ पे जाते हैं, और ये क्या हो रहा है, क्यों लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, वो सारे फालतू के रीजन है और चर्चाएं हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बट कहने का मतलब यही है कि सिर्फ मुझे इतना ही टेंशन है कि अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस इसमें होगा तो गड़बड़ हो सकती है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि इंडिया स्ट्रांग है, कोई मेजर इंपैक्ट इस पे नहीं होने वाला। एक न्यूज है GQG पार्टनर्स की। GQG पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप पे एक 19,000 करोड़ का बाइंग किया है। GQG का बहुत ही ज्यादा प्यार अदानी ग्रुप पे आ रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। बट अदानी ग्रुप के अगर आप स्टॉक देखो तो थोड़े नीचे ही है, थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं, रेड जोन में ही है। इसी का फायदा ये लोग उठा सकते हैं। अब एक साइकिल समझ लेना, आपको कैसे किस वे में लेना है मुझे नहीं पता, बट एक चीज आपको याद दिला देता हूं। हरियाणा में बीजेपी हार सकती थी, ये पोल्स बोल रहे थे। उसी वक्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया से जा चुके थे दूसरे कंट्री में, और कौन है आप समझ लेना, मैं किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। अब इंडिया के बाहर क्यों गए, अगर उनकी पार्टी हार जाती है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो बाहर चले गए। बट उनकी पार्टी जीत गई। फिर यहाँ पे उनके स्टॉक भी प्रेशर में आ रहे थे, राइट। उनके स्टॉक प्रेशर में है, ये देख के इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी में महाराष्ट्र की इलेक्शन आ रही है। अगर एक बड़ा नॉलेजेबल इंसान, एक बड़ा नॉलेजेबल इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, कुछ तो सोचा होगा। हमारा जैसा छोटा इंसान क्या सोचेगा, भाई साहब संकेत बोलेगा कि एक काम कर दे, महाराष्ट्र का इलेक्शन होने के बाद मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर हार गई तो क्या होगा, फंस जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर कोई बड़ा इंसान 19,000 करोड़ लगा रहा है, 20,000 करोड़ लगा रहा है, बड़ी बड़ी अमाउंट अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको लग रहा होगा ना कि ऊपर जाएगा। ऊपर कब जाएगा, अगर उसकी पार्टी जीतेगी तो। बस इतना ही मुझे बोलना है, बाकी सब आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।